नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके अपने पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और सबसे पहले बात करेंगे मिशन 2024 बीजेपी की, जिसकी तैयारी पूरी तरीके से बीजेपी में देखे जाने लगी है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया। पीएम ने बताया कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन बाकी है और अभी से तैयारी में जुट जाए। बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम अपना समय और शक्ति लगाकर इसके साक्षी बन सकते हैं। समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन बाकी हैं, सभी तैयारी में जुट जाएं। आप समाज के सभी धर्मों और वर्गों के पास जाइए और अपनी बात रखिए। भले ही वो आपको वोट दें या ना दें, उनके पास जाना चाहिए। आप चर्च जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, आप बोहरा समुदाय के पास जाएं, आप सबके संपर्क में रहें और इसकी चिंता ना करें कि वो वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पीएम ने बताया कि पढ़े लिखे मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाएं, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। बीजेपी नेताओं को बेवजह बयानों से बचना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिमों के बीच जाएं। बीजेपी को संवेदनशीलता के साथ लोगों से जुड़ना है। केवल वोट के लिए काम ना करें, समाज बदलने के लिए काम करें। समाज नीति को लेकर लोगों को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दें। पीएम मोदी ने बीजेपी के बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम ने बताया कि बॉर्डर के करीब गांवों में पार्टी को मजबूत करें। इसमें बीजेपी के मोर्चों के कार्यकर्ता जाकर काम करें। नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ने पर ध्यान दें। कार्यकर्ता हर दिन नए नए लोगों से मिले। हमारी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। पीएम के भाषण पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह भविष्य की राह दिखाने वाला प्रेरक भाषण था। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल को कर्तव्य काल में तब्दील करने का वक्त है। साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। बीजेपी ने इस बैठक से मिशन 2024 की तैयारी तेज कर दी है और जन जन को साधने पर जोर दे रही है। 2024 के चुनाव में सिर्फ 400 दिन बाकी है। पीएम ने अभी से सभी को मिशन मोड में जुटने के लिए कह दिया। बीजेपी का दावा है कि इस बार 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया कि अल्पसंख्यकों तक पहुंचे, यानी कि देश के मुसलमानों तक पहुंचे, उनसे संवाद करें, मस्जिदों में जाएं, चर्च में जाएं, अल्पसंख्यकों से बात करें। पीएम ने मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की। कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी का यह मतलब नहीं कि सिर्फ हिंदू, राष्ट्रवादी का मतलब है हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र से प्यार करता है, वो राष्ट्रवादी है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक ना रखता हो। सवाल एक और है कि इस बार ज्यादा सीटें कहां से आएंगी और इसके 2 आधार हैं। पहला, सरकार का परफॉर्मेंस और दूसरा, पीएम ने आज एक और फॉर्मूला बताया कि मुसलमानों के वोट बैंक को भी बीजेपी के वोट बैंक में जोड़ें। पीएम का यह संदेश बहुत साफ है कि वक्त बहुत कम है और तैयारी बड़ी है, जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर अब जिम्मेदारी 2024 की है। पार्टी संगठन ने जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया, जिससे तय हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई जेपी नड्डा ही करेंगे। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक का है। सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव का है। सवाल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का है। सवाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तमगे को बचाए रखने का है, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा, 2024 की हुंकार भरी जीत का मंत्र दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि
भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए। 2024 में बीजेपी की सरकार को लाने का जिम्मा एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर है। उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आडवाणी और अमित शाह के बाद जेपी नड्डा बीजेपी के तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो लगातार दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है। जेपी नड्डा का ये कार्यकाल किसी अग्निपथ से कम नहीं होने वाला। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह की खींची उस लकीर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है जिसमें 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 में बम्पर जीत हासिल की गई थी। इतना ही नहीं, चुनौती 9 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी है। जहां 5 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार को बचाना है तो वहीं 4 राज्यों में सेंध मारनी है। तो आज जब अमित शाह की तरफ से जेपी नड्डा के कार्यकाल के एक्सटेंशन का ऐलान किया गया तो उस दौरान अमित शाह ने जेपी नड्डा के स्ट्राइक रेट का भी जिक्र किया। उन राज्यों की बात की जहां पर जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत हासिल की है। आइए इसी से जुड़े कुछ समीकरण आपको बता देते हैं कि क्योंकि आने वाले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इसका असर 2024 पर कैसे पड़ेगा। लोकसभा सीट बीजेपी की जीत वहां पर कैसी देखने को मिली, पहले इस मैप के जरिए आप देखिए। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां पर होने हैं विधानसभा चुनाव। यहां पर अभी अगर आप इसको लोकसभा सीटों के हिसाब से यहां की कैलकुलेशंस आप देखेंगे तो 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनावों में लोकसभा सीटों के हिसाब से, क्योंकि 16 इनमें पड़ती हैं, 116 सीट, बीजेपी की जीत 93 पर हुई है। और यह है रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा का, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 सीट, कर्नाटक की 28 सीट, राजस्थान में 25 सीट, तेलंगाना में 17 सीट और छत्तीसगढ़ में 11 सीट, कुल मिला के 93 सीट आउट ऑफ 116। यह बताता है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आई है। एक और महत्वपूर्ण पार्ट इस रिपोर्ट के साथ आपको यह बता दूं कि बीजेपी यह कह चुकी है कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो तमाम विधानसभा चुनावों को बीजेपी जीतेगी। अब एक और ग्राफिक आपके सामने, बतौर अध्यक्ष जेपी नड्डा का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जहां विधानसभा चुनाव 14 राज्यों में अभी तक हुए, इनके नेतृत्व में एज बीजेपी अध्यक्ष प्रेसिडेंट रहते हुए उसमें बीजेपी की सरकार बनी 5 राज्यों में, और जहां पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार है ऐसे हैं 2 राज्य। और इसे एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के तौर पर अमित शाह ने आज अपने ऐलान के दौरान बताया और यह कहा कि इसको आगे जारी रखा जाएगा, इसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा और जेपी नड्डा अभी इस जिम्मेदारी को 2024 तक निभाते रहेंगे। और इसी के साथ ये बड़ा ऐलान भी आज किया गया। एक तरफ ये बीजेपी की तैयारी है और दूसरी तरफ दिल्ली की सियासत की भी बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली की सियासत इस वक्त एक अखाड़े में तब्दील होती हुई नजर आई है। हंगामा तेज है। एक तरफ सदन में केजरीवाल एलजी पर निशाना साध रहे हैं तो सदन के बाहर बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। आज पूरे दिन दिल्ली में यही घमासान देखने को मिला है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? दिल्ली इन दिनों सियासत की राजधानी बनी हुई है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा है, विरोध है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर खूब हमले किए। टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजने से जुड़े विवाद पर केजरीवाल बेहद आक्रामक दिखे। उन्होंने पूछा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? किस बात का एलजी? ये एलजी कौन हो गया? हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर।
अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा। केजरीवाल यही नहीं रुके, अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए जमकर एलजी पर निशाना साधा। मैंने एलजी साहब को बोला, मैंने कहा सर आप मेरे हेडमास्टर थोड़ी हो, इतने तो मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में थ्रू आउट, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया, यूनिवर्सिटी टॉपर था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन थी मेरी। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं, स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है, आप कौन है। इधर घड़ी की सुइयां बढ़ रही थी, उधर केजरीवाल के हमले भी उन्होंने एलजी की तुलना ब्रिटिश वायसराय से कर दी। ये मैंने पूछा एलजी साहब से, मैंने कहा सर आप कौन है, मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसराय भेजते थे वैसे ही आपको प्रेसिडेंट ने। पहले बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सरकार में ये। मैंने सर वो वाइसराय जो होते थे ना, वो कहते थे यू ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी दिल्ली वालाज, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा सर दिल्ली छोड़ दो, हमारे हालात पे हम अपनी दिल्ली चला लेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने पूछा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने वाले आप कौन होते हैं, इसका अधिकार तो विधानसभा के पास है। सीएम ने एलजी के एमसीडी में 10 एल्डरमैन बनाने के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया है कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है वहां हमारी चलेगी। उनको ये एक और दूसरा ऑर्डर दिखाया सुप्रीम कोर्ट का, ये 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें लिखा है कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा वहां भी मंत्रियों की चलेगी, वहां भी मुख्यमंत्री की चलेगी, ये लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तब भी हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो तो कहते। सदन में केजरीवाल हमलावर दिखे तो सड़क पर बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली विधानसभा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी पूरी तरीके से हंगामेदार रहने के आसार पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहे हैं। आज बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं पूरी तरीके से काले पोशाक में नजर आ रहे हैं। देखिए हाथ में एक पोस्टर भी लिए हुए हैं जिसमें लिखा है कि केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वहीं सदन में भी बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन किया। देश की राजधानी में सियासत की रस्साकसी तेज हो गई है। शासन के मुद्दे पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ आम आदमी पार्टी का टकराव तेज है। सत्र की सर्दी में दिल्ली की सियासी गर्मी का सीधा असर भी पड़ता दिख रहा है। तो दिल्ली की सर्दी में सियासत की गर्मी छाई है। दिल्ली में यह सियासी दंगल चल रहा है, लेकिन इसी बीच लड़ाई स्कूलों को लेकर भी जारी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम शिक्षकों को फिनलैंड भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि डीडीए की ओर से 13 स्कूलों के लिए जमीन अलॉट हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने एक भी नया स्कूल खोला नहीं। इंडिया में करा लो ट्रेनिंग, ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी। सदन में केजरीवाल ने एलजी को जमकर घेरा, एलजी पर सवाल उठाए, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने स्कूलों को लेकर ही केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल का ढिंढोरा पीटने वाली दिल्ली सरकार ने 8 साल में एक भी नया स्कूल नहीं खोला, जबकि डीडीए 13 स्कूलों के लिए जमीन भी अलॉट कर चुकी है। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार अक्सर ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध नहीं कराती है, इसलिए वो नए स्कूल नहीं खोल पा रही।
सच्चाई ये है कि डीडीए ने 13 स्कूलों की जमीन सरकार को अलॉट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार अब तक एक भी जगह पर स्कूल नहीं खोल पाई। रोहिणी में 4 और नरेला में भी 4 स्कूलों के लिए जमीन शामिल है, जहां सरकारी स्कूलों का भारी अभाव है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में फर्क होने की बात कही और केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मायानगरी मुंबई जाने वाले हैं, जहां पर मुंबई वासियों को वो कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। लेकिन इधर पीएम के दौरे से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक रस्साकशी तेज हो चुकी है, या फिर यूं कहे कि महाराष्ट्र की सड़कों पर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले मुंबई की सड़कों पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। पीएम मोदी गुरुवार को मुंबई दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे से पहले उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर पीएम, बाला साहब ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए हैं। पीएम मोदी के मुंबई दौरे से 2 दिन पहले शहर में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर प्रधानमंत्री शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आ रहे हैं। मुंबई आकर वो कई प्रकल्पों पे हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो से लेके अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए वो झंडी दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री मुंबई में हो और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो और राजनीति ना हो, ये हो नहीं सकता। मुंबई की सड़कों पर राजनीति साफ तौर पर दिखने लगी है। तो मुंबई की सड़कों पर बाला साहब ठाकरे की भी तस्वीर बड़े पैमाने पर लगी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा लगवाई गई है और ये प्रधानमंत्री की अगुवाई में एकनाथ शिंदे की तस्वीर है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और ये जो कुछ दिखाया जा रहा है, ये कलानगर यानी मातोश्री का वो घर जो ठाकरे परिवार का अपना घर माना जाता है, अपना गढ़ माना जाता है, उनके घर के बाहर ये तस्वीरें लगाई गई हैं। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट और बीजेपी की निगाहें आर्थिक रूप से संपन्न बीएमसी के चुनाव जीतने पर हैं, जो पहले शिवसेना के शासन के अधीन था। इस नगर निकाय का कार्यकाल पिछले साल मार्च में समाप्त हो गया था और तब से इसका शासन एक प्रशासक के हाथों में है। उपनगर बांद्रा में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास के पास एक चौराहे पर प्रधानमंत्री शिंदे और अन्य नेताओं के बड़े आकार के कटआउट लगाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुंबई का दौरा करेंगे। वो इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे महानगर में परिवहन की सुविधाओं में सुधार होगा। तो महाराष्ट्र की सियासत जैसा हाल ही बिहार का भी है, जहां की सियासत में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन के साथ ये घमासान और ज्यादा तेज होता जा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि अब जेडीयू और आरजेडी खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये तूफान जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन की गांठ खोलकर ही थमेगा? ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। बिहार में महागठबंधन में पड़ी दरार, जेडीयू और आरजेडी में बढ़ा टकराव, महागठबंधन में ट्विटर वॉर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद सियासी तूफान ऐसा उठा कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। साफ है कि महागठबंधन में दरारें पड़ने लगी हैं। इस बीच ट्विटर पर पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ट्विटर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने शिक्षा बजट के आंकड़ों को दिखाते हुए दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार का नारा दिया था। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विटर वॉर जारी है, महागठबंधन के अंदर बयानबाजियों का दौर जारी है। इससे ये तो साबित है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। नीरज कुमार ने एक ट्वीट कर दिया है और शिक्षा मंत्री को सीधे तौर पर जवाब दिया है। कल शिक्षा मंत्री ने शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार की बात की थी और अब नीरज कुमार ने ट्वीट किया है।
क्या ट्वीट के मायने? आपने तो बता दिया, आईना दिखा दिया है नहीं, आरजेडी को। कोई आईना नहीं दिखाया है, हमने सत्य का सामना और आप ही लोग के लिए किया है कि शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। अरे कुमार लड़का रहेगा, वो शिक्षित नहीं होगा तो कैसे शिक्षित बिहार बनेगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो काम किया है इस बिहार में जनसंख्या घनत्व के राज्य में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हमने यह भी कहा कि ट्विटर की नहीं काम की सरकार, मैंने ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम नहीं चलाते, हम काम की सरकार हैं, हम काम करते हैं और काम मेरा बोलता है, इसीलिए मैंने ये ट्वीट किया। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। लेकिन महागठबंधन में क्या ऑल इज वेल है? ये तो देखने से नहीं लग रहा है। बयानबाजी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार चल रही है, सरकार कल्याणकारी कामों को कर रही है। जब नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री ने कैसे कहा कि तेजस्वी बिहार? अब हम अपने बारे में बता सकते हैं भाई, हम जनता दलियों के जवाबदेह हो सकते हैं ना, हम दूसरी पार्टी के थोड़े जवाबदेह हैं। हम अपनी राय मैंने अपनी व्यक्त कर दी। आप लोग तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ना शिक्षा मंत्री इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और दूसरे वरीय नेताओं ने अपनी राय व्यक्त कर दिया है। अब मेरी राय का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी, और इन्होंने साफ तौर पे आईना दिखाया है, जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है और बता दिया है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही महागठबंधन के शीर्ष नेता है। बिहार की सियासत में ये पूरा भूचाल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद मचा है। हालांकि अब तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन बढ़ते बवाल के बीच आज सीएम साहब ने कहा है कि किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बात सही नहीं। तेजस्वी ने भी ऐसी बात ना करने की सलाह दी है। कि हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस पर बिहार का सियासी गलियारा तप रहा है। एक ओर जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच ठन गई है, तो वहीं बीजेपी चंद्रशेखर के खिलाफ नीतीश से कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की गांठ खुलने वाली है? और सवाल ये भी कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो क्या इस गठबंधन की तस्वीर यही कहती है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वंदे भारत और खबर यह है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इसी को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कार्यकाल विस्तार पर जेपी नड्डा का पत्र सामने आया है। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह पत्र लिखा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वानुमत प्रस्ताव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्यकाल बढ़ा। जून 2024 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया। सम्मान और विश्वास के लिए सभी को धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये कहना है जेपी नड्डा का। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है और इसी दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार सेंधमारी हुई। पहले एक युवक ने राहुल को अचानक से गले लगा लिया, तो वहीं महज 35 मिनट के भीतर एक और युवक राहुल के साथ सेल्फी लेने लगा, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त पंजाब से सामने आई हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। पंजाब में जारी इस यात्रा के बीच राहुल की सुरक्षा को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा जालंधर पठानकोट रोड पर थी। इसी दौरान होशियारपुर में दसूहा के पास एक युवक राहुल गांधी का 3 लेयर सुरक्षा घेरा तोड़ने में सफल रहा। युवक सीधे राहुल गांधी के पास पहुंच गया और उन्हें गले लगा लिया। ये देख पंजाब के कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आगे बढ़े और युवक को पीछे धकेल दिया। सुरक्षा कर्मी भी ये देख युवक की तरफ लपके। दूसरी तस्वीर सुबह 8:40 और जगह होशियारपुर।
टी ब्रेक के लिए यात्रा होशियारपुर के ही गांव बस्ती के किसान हट ढाबे पर रुकी थी। सड़क क्रॉस करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़े, तभी सिर पर केसरी पन्ना बांधे हुए एक युवक आगे बढ़ गया और राहुल के करीब पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इसे भांप लिया, जिसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों घटनाएं 35 मिनट के भीतर हुई। ये स्थिति तब है जबकि पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ राहुल गांधी 3 लेयर सुरक्षा में चल रहे हैं। युवक के गले लगने की घटना पर राहुल का बयान भी सामने आया और उन्होंने इस घटना को सुरक्षा चूक मानने से इनकार कर दिया। What lapse was there today? Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security lapse. उधर कश्मीर में भी सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने कश्मीर में राहुल को पैदल न चलने की सलाह दी। 19 जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच रही है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं, जिसके जवाब में सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि राहुल कई बार खुद सुरक्षा घेरा तोड़ देते हैं। दिल्ली में सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय को जवाब भी सौंपा था। सीआरपीएफ ने कहा था कि राहुल ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। कई बार तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सुरक्षा के तय निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस बारे में उन्हें समय समय पर अवगत भी करवाया जाता रहा है। यूं तो राहुल गांधी आरएसएस पर लगातार निशाना साधते रहते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी अपने चचेरे भाई वरुण गांधी के बहाने आरएसएस पर निशाना साधते हुए नजर आए। राहुल ने कहा कि वो वरुण को गले तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ खड़े नहीं हो सकते। आरएसएस पर राहुल गांधी ने वार पहले भी किया है। नफरत फैलाने का आरोप लगाकर सीधा प्रहार पहले भी किया है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वरुण गांधी के बहाने आरएसएस पर निशाना साधा। खुद की सोच को वरुण गांधी की सोच से अलग बताया। देखिए, वो बीजेपी में हैं। शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। पंजाब के होशियारपुर में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी सवाल वरुण गांधी पर हुआ। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर राहुल का ये जवाब था। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, वहीं आरएसएस को भी घेरा। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। राहुल की यात्रा पंजाब से निकलकर कश्मीर रवाना होगी और देखना होगा कि इसमें अभी कितने रंग देखने को मिलते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शिरकत कर रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र में निवेश को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई कंपनियां हैं जिन्होंने 45,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त की है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक चल रही है, जिसमें भारत के करीब 100 प्रतिभागियों समेत हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में भारत से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी और आर.के. सिंह शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शिरकत कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र को पहले दिन 45,900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है, जिससे प्रदेश के 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चलने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र को पहले ही दिन 45,900 करोड़ का इन्वेस्ट मिला है।
ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के लगभग 10,000 युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। हालांकि दावोस में चलने वाला इस फोरम में एकनाथ शिंदे के जाने के बाद से ही लगातार शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उन पर उंगली उठाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई इन्वेस्टमेंट आकर तो दिखाए। महाराष्ट्र में ग्रीको एनर्जी ने 12,000 करोड़, बर्कशायर हाथवे ने 16,000 करोड़, आईसीपी इन्वेस्टमेंट ने भी 16,000 करोड़, रूखी फूड्स ने 480 करोड़, निप्रो फार्मा ने 1,650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की इच्छा जताई है। जिन कंपनियों ने महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट की इच्छा जताई है उनमें है ग्रीनको एनर्जी प्रोजेक्ट, बेरक्रिश हेथवे, आईसीपी और निप्रो फार्मा। इन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से पूरे महाराष्ट्र में लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर सवाल उठा रही उद्धव गुट की शिवसेना का भी मुंह बंद होगा। इधर इन्वेस्टमेंट से जहां महाराष्ट्र विकास की रफ्तार पकड़ेगा, वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एकनाथ शिंदे सरकार ने इन्वेस्टमेंट लाकर उद्धव गुट के उन आरोपों पर ब्रेक लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार में कोई भी निवेश नहीं आएगा। और आइए आगे बढ़ने से पहले आपको दिल्ली के कंजरावला केस से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट दे देते हैं, जहां पर पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ दी है। आरोपियों के वकील की तरफ से ये जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 जोड़ी है। वहीं एक आरोपी आशुतोष को रोहिणी कोर्ट ने आज जमानत दी और कहा कि बिना इजाजत दिल्ली न छोड़े। आरोपी आशुतोष पर सबूत छिपाने का आरोप है। और अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो हम आप सबसे जुड़ी है। हर किसी के घर में कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है जब कोई नहीं रहता है। एक ताले पर पूरे घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है और इसी का फायदा उठाकर चोर घर को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो सिर्फ 10 मिनट में बंद घर को खाली कर देते थे। अगर घर हुआ सूना, उड़ जाएगा सोना। चोरों की सीना जोरी, दिन दहाड़े करते हैं चोरी। चोरी के खिलाड़ी 10 मिनट में घर खाली। ये तस्वीरें मुंबई के मलाड की हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक सूने पड़े घर को चोर निशाना बना रहे हैं। दो चोर बिना डरे सीढ़ियों से चढ़ते हैं, पेचकस से ताला तोड़ते हैं और फिर दरवाजे को अलग करते हैं। तीसरा चोर नीचे इनका इंतजार कर रहा होता है और देखता रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा। इसी बीच घर में लगे सीसीटीवी पर एक चोर की नजर पड़ती है तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर मुंह पर रुमाल बांधकर आते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। ताला तोड़ने और दरवाजे को अलग करने में इन शातिर चोरों को 2 मिनट से भी कम समय लगा और 10 मिनट से भी कम समय में पूरा घर साफ हो गया। ये चोरी 11 जनवरी को मलाड के लिबर्टी गार्डन इलाके के एक बंद फ्लैट की है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें पता चला कि महाराष्ट्र में 2 दिन में ऐसी ही 7 घटनाएं हुई हैं। 3 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। निजाम निशार शेख मेन है जो, साथ में अक्सर शेख और अनवर शेख। मीरा भाईंदर में 2 जगह पे और मुंबई में 5 जगह में, जिसमें अंधेरी, खेरवाड़ी, खार, भोईवाड़ा, मलाड 5, ऐसे टोटल 7 जगह में उन्हीं 2-3 दिनों के अंदर इसने ऐसा घरफोड़ी को अंजाम दिया था। पुलिस हर छोटी बड़ी बातों पर गौर कर रही थी। इसी बीच एक लीड मिली कि आरोपी ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं, जिसके बाद मलाड पुलिस ने रेलवे पुलिस के साथ मिलकर तीनों आरोपियों को मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रेन से धर दबोचा। आरोपियों के पास से बैग मिले जिसमें सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल,
लैपटॉप, कैश समेत चोरी के सामान मिले, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। आरोपियों के बैग से वो औजार भी मिले जिनकी मदद से ये घरों का ताला तोड़ते थे। इनके पास से घरफोड़ी करने का जो कुछ हथियार वगैरह होते हैं वो भी बहुत मात्रा में मिले उसी बैग में से। उनके जो पेचकस, प्लास, कटर, इस तरह का डुप्लीकेट चाबियां, सामान उनसे हमको उसमें से जब्त करने में सक्सेस मिला है। पुलिस ने बताया कि ये गैंग पश्चिम बंगाल का है, जो 25 साल से सूने पड़े घरों को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी निजाम निसार शेख समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग का बेस फिलहाल दिल्ली था, वहां से ये मुंबई आते थे। रेकी करने के बाद चोरी को अंजाम देते थे और फिर 1-2 दिन में फरार हो जाते थे। गैंग अब तक 100 से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मुंबई की मलाड पुलिस के हत्थे ये पहली बार चढ़े हैं। अब आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चोरी के इस वारदात को अंजाम देने वाले इन चोरों को भले ही मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया हो, लेकिन इतना तो साफ है कि इन चोरों ने हमें बड़ी सीख दे दी कि घरों में तालों से आप अपने घर की चोरी नहीं बचा सकते। इसलिए अपने घरों की सुरक्षा के लिए तालों से ज्यादा उस पर निगरानी जरूरी है। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24, मुंबई। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली थी, जिस पर अब पेरेंट्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों को 15% फीस को वापस करना होगा। उत्तर प्रदेश में जिन माता पिता के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए एक राहत भरी और खुशी देने वाली खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि कोरोना अवधि के दौरान साल 2020-21 में जितनी भी फीस वसूली है, उसमें से 15% शुल्क में छूट दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला अभिभावकों की ओर से कोरोना काल में वसूली गई फीस नियमित करने संबंधी दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया। आदेश में यह भी कहा गया कि जो छात्र स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, उनका भी रिफंड या एडजस्टमेंट हो। इसके लिए स्कूलों को 2 महीने का समय दिया गया है। अभिभावकों की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया था कि साल 2020-21 के दौरान प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई और सर्विस उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए ट्यूशन फीस से 1 रुपया भी ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवसायीकरण करने से कम नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में जोधपुर के इंडियन स्कूल बनाम राजस्थान सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अब उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के पास 2 महीने का समय है, जिसमें वो कोविड काल में वसूली गई फीस का 15% लौटाएंगे। ये रकम स्कूल अभिभावकों को सीधे वापस कर सकते हैं या फिर आने वाले सत्र में फीस में ही एडजस्ट करने का प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया हर हाल में 2 महीने में पूरी करनी होगी। चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। 60 साल में पहली बार ऐसा है कि जब बर्थ रेट 9.98% घटा है। 2022 में 95 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि उससे 1 साल पहले यानी कि 2021 में 1,62,00,000 बच्चों ने जन्म लिया था। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन की जनसंख्या में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। 60 साल में पहली बार है जब चीन की आबादी में इतनी गिरावट देखी गई है। चीन में साल 2022 में 95 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 2021 में 1,62,00,000 बच्चे पैदा हुए थे। नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चीन में 2021 का बर्थ रेट 7.52 था, जो साल 2022 में घटकर 6.67 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि चीन में जहां 2021 में कुल 1000 लोगों पर 7.52 बच्चों का जन्म होता था, तो वो 2022 में घटकर 6.67 रह गया। ये साल 1949 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। साल 2021 में चीन की आबादी 1.4126 बिलियन थी, जो साल 2022 में घटकर 1.418 बिलियन रह गई। यानी एक साल में कुल 8,50,000 लोग कम हुए। चीन की आबादी में वहां के 31 राज्यों के लोगों को गिना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बच्चों के पालन पोषण में आने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कई बार लोगों को गरीबी तक में धकेल देता है। चीन में लोगों की सोच परिवार और शादी को लेकर लगातार बदल रही है। इसका असर भी वहां के बर्थ रेट पर पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है
जबकि चीन में आर्थिक मंदी और कोरोना के समय लगाई गई पाबंदियां भी बर्थ रेट में गिरावट की जिम्मेदार हैं। चीन में 2016 से ही जनसंख्या दर कम हो रही है। तभी से चीन ने बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को पैसे देने शुरू किए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अलावा उन्हें हाउसिंग और एजुकेशन डिस्काउंट की भी घोषणा की गई थी। 2021 के आते आते चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को भी हटा दिया था और ऐलान किया था कि अब लोग 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। हालांकि उसका खुद ज्यादा फायदा नहीं हुआ और नतीजा सबके सामने है। तो चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। चीन ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। तब चीन की आबादी 98 करोड़ 61 लाख थी। लगातार ये बढ़ती गई, जिससे चीन को इस बात का डर था कि बढ़ती आबादी विकास में बाधा होगी, लेकिन 2021 में इसे हटा लिया गया। अब चीन में बुजुर्गों की संख्या भी ज्यादा नजर आती है। युवाओं का एवरेज कम दिखता है, जो कि चीन के लिए अच्छी बात नहीं है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि कौन कौन से एज ग्रुप में कितने फीसदी जनसंख्या को शामिल किया गया है। उसकी तस्वीर बिग वॉल पर इस वक्त आपके सामने है। 0 से 15 साल की जो आबादी है वो लगभग 18% के आसपास है। 16 से 59 साल की आबादी 63% है, यानी कि आप देखिए इसमें सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हो जाते हैं। वहीं 60 साल से जो ज्यादा आबादी है वो है 19%। 16 से 59 साल सबसे ज्यादा 63%। ये आंकड़े अभी चीन की आबादी को दिखाते हैं और जाहिर बात है चीन के लिए ये चिंता का विषय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए अगली खबर का रुख करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने आतंकी हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। मक्की कश्मीर में हुए हमलों का मास्टरमाइंड है, जिसे बचाने के लिए कुछ समय पहले यूएन में चीन ने वीटो लगाया था। आतंकी मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया है, जिसे शातिर चीन बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बचा नहीं पाया। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। अब्दुल रहमान मक्की भारत में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा है कि सुरक्षा परिषद समिति ने अब्दुल रहमान मक्की को ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित होने के बाद अब उसकी संपत्ति जब्त होगी, उसकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगेगा। मक्की पर एक्शन को लेकर यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि इस कदम से साफ है कि दुनिया में ये समझ बन रही है कि चीन भारत को रोक नहीं सकता है। चीन ने भारत के लोगों के न्याय की मांग में रोड़े अटकाए थे। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि अभी कई और भी हैं जिन्हें ग्लोबल आतंकी घोषित करवाना है। अब्दुल रहमान को ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाली कमेटी ने भारत में कई हमलों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर हुआ हमला भी शामिल है। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसमें 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर भारत 24 ने जो खुलासा 6 जनवरी को किया था, उस पर अब एनआईए ने भी मुहर लगा दी। डॉन ने पाकिस्तान की महिला से दूसरी शादी कर ली और उसने अपना ठिकाना भी बदल दिया है। ये बातें खुद दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर ने एनआईए को बताई। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा है और उसने वहां दूसरी शादी भी कर ली है। ये बातें डॉन की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने एनआईए के सामने कही हैं। ये खबर अब बाहर आई है, लेकिन इस बात का खुलासा आपके अपने चैनल भारत 24 ने 6 जनवरी को ही कर दिया था। दरअसल दाऊद इब्राहिम ने अब दूसरी शादी रचा ली और भारत 24 ने बताया था कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी महिला से दूसरा निकाह कर लिया है। दाऊद के भांजे ने एनआईए को बताया है कि दाऊद ने अपनी पहली पत्नी महजबी को अभी तलाक नहीं दिया है। अली ने यह भी बताया कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही रह रहा है, वो गाजी बाबा दरगाह के पास डिफेंस एरिया में रहता है।
अली शाह ने एनआईए के सामने सितंबर 2022 में कई ऐसे खुलासे किए थे, जिसके बाद एनआईए ने दाऊद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद कोर्ट के सामने चार्जशीट भी पेश की गई। एनआईए ने दावा किया था कि दाऊद हवाला के जरिए बड़ी रकम उन आरोपियों को भेजता रहा है जो भारत में डी कंपनी की साजिशों में मदद करते थे। जांच एजेंसियां भारत में डी कंपनी के नेटवर्क को तोड़ने का काम करती रही हैं। लगातार उसके गुर्गों पर शिकंजा कसती रहीं, जिसकी वजह से हो सकता है कि दाऊद की दूसरी शादी वाली बात दाऊद का प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि इसके बहाने दाऊद जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाना चाह रहा हो। इधर नेपाल के पोखरा में हुआ विमान हादसा आपको याद होगा, जिसमें 69 लोगों की मौत की खबर दुनिया भर में जैसे चर्चा का विषय बनी। हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है और इसी बीच में जो प्लेन की एयर हॉस्टेस है ओसिन आले, उनका एक वीडियो सामने आया है। लेकिन ये जो वीडियो है वो उड़ान से ठीक पहले उनकी तरफ से टिकटॉक पर बनाया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था। ये है उस विमान में मौजूद एयर हॉस्टेस जिसका जो हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद 69 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। और इन्हीं तस्वीरों के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही।